विनीता का कमेंट आया था, सर जूलॉजी की तैयारी कैसे करें प्लीज़ बताइए। फिर दीप्ति का भी आया था, सर बायोलॉजी का भी बताइएगा। फिर विनीता ने कमेंट किया था, जूलॉजी का सिलेबस बताइएगा कैसे तैयार करें। तो विनीता और दीप्ति दोनों का जो है एक ही क्वेश्चन है कि एक ने कहा है बायोलॉजी का सिलेबस बता दीजिए, एक ने कहा है जूलॉजी का बता दीजिए। असल में बात यह है कि एलटी ग्रेड का जो सब्जेक्ट है वो है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में क्या है, दो आपके विज्ञान आते हैं। पहला कौन सा आता है, जंतु विज्ञान, दूसरा कौन सा आता है आपका वनस्पति विज्ञान। अगर आप साइंस से अगर देखा जाए विज्ञान, तो एक तो नॉर्मल विज्ञान है जिसमें आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, और जो आपका एलटी ग्रेड का जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान में क्या होता है, आपका जंतु विज्ञान आता है जिसे जूलॉजी कहते हैं, और आपका वनस्पति विज्ञान आता है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग जब भी कोई कंपनी की तैयारी शुरू करें, कुछ भी करें, तो पहले ये मान के चलिए कि आप जीरो लेवल पर हैं, आपको कुछ नहीं आता है और आप कहते जीरो से तैयारी शुरू करेंगे। क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हो कि तैयारी है, जे है वो है, तो तैयारी को सही गति नहीं मिल पाती है। तो यहां पे मैंने आपका एलटी ग्रेड का सिलेबस तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, ये तो पूरे बोर्ड में भी नहीं आएगा। जंतु विज्ञान का अलग है और वनस्पति विज्ञान का अलग सिलेबस है। तो बाकी आपका जो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड का सिलेबस है, उसमें भी आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है कि ये एलटी ग्रेड में ही तरीका काम आएगा, अगर कोई जूलॉजी जीआईसी प्रवक्ता या बॉटनी जीआईसी प्रवक्ता या यूपी पीजीटी, अगर कोई भी आप ऐसा एग्जाम तैयार कर रहे हो, तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले करना क्या है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस तो आपका काफी बड़ा है, पर शॉर्ट करके लिख दिया गया है, ओके। अब जैसे इन्होंने आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें शुरुआत करने से पहले कि आपको अपना मूल्यांकन करना है। तो जैसे आपको एलटी ग्रेड का देना है बायोलॉजी, ठीक है, या आपको जीआईसी प्रवक्ता देना है जूलॉजी, या हो सकता है आपको यूपी टीजीटी देना है, पीजीटी, जो भी कंपटीशन देना है, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो गत वर्ष का प्रश्न पत्र है उसको आप ईमानदारी के साथ सॉल्व करिए, ठीक है, कि कितने नंबर उसमें आपके सब्जेक्ट में आ रहे हैं। और सब्जेक्ट ने भी ये चीज ध्यान रखिए कि जूलॉजी में कितने आ रहे हैं, बॉटनी में कितने आ रहे हैं, जीएस में कितने आ रहे हैं। तो पहला काम आपको क्या करना है, अपना जो क्या नाम है, मूल्यांकन करना है। जो 10 ईयर का कोई भी एक पेपर, विशेषकर आप 2018 का जो एलटी ग्रेड का हुआ था, उस पेपर को सॉल्व कर लीजिए और अपना एक अनुमान लगाइए कि आप कितने नंबर आ रहे हैं। आपके 100 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, ये आपको सबसे पहले अपना एक पता लगाना है आप कितने पानी में हो। इसके बाद आपको सिलेबस को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि सिलेबस जो है बड़ा सिलेबस है। मैंने शॉर्ट करके इसमें आपको लिखा है, काफी बड़ा सिलेबस है। देख रहे हैं, यहां से लेके सिलेबस शुरू हुआ है, यहां से शुरू हुआ है और ये आपका यहां तक पूरा आया है, ये आपका सिलेबस है। अब करना क्या है, दूसरा काम सिलेबस को याद कर लेना है। जैसे याद क्या करना है, याद ये करना है, अब ये लिखा है जंतु विज्ञान में वर्गीकरण का सिद्धांत। क्या लिखा है, वर्गीकरण का सिद्धांत, जाति उपजाति की धारणा, द्विपद नाम पद्धति, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित संघों का वर्गीकरण तथा विशिष्ट लक्षण। अब इसके अंदर उन्होंने स्पष्ट बताया कि प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, पोरीफेस के बारे में पढ़ना है, निडेरिया के बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, तो आपको सिलेबस में ये सब याद करना है कि ऐसा नहीं कि सारे संघों का वर्गीकरण करना है, उन्होंने दे रखा है कि किसका वर्गीकरण करना है, किसका नहीं करना है, ठीक है, ये काम करना है। अगला काम ये करना है कि कुछ सामग्री आपको इकट्ठी करना है, कुछ सामग्री आपको एकत्रित करना है, जिसमें आपके पास कक्षा 11 और 12 की SCERT होनी चाहिए, ठीक है। SCERT अगर यूपी बोर्ड की हम बात करें, क्योंकि एलटी का संबंध यूपी बोर्ड से है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दोनों चीजें हैं, ओके। आप इसे देखोगे तो इसमें आपका जो है वो जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान मिक्स करके चला है, ठीक है। अलग अलग बुकें भी इनकी आती हैं। तो ये आपके पास SCERT की बुक होनी चाहिए, कक्षा 11 और 12, बहुत मस्त बुक है। और अगर आपके नंबर मूल्यांकन में कुछ ज़्यादा ही कम आ रहे हैं, मान के चलो 60 70 या इसके आसपास भी आ रहे हैं, तब आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगी कक्षा 9 और 10 की भी बुक, अगर नंबर ज़्यादा गिर रहे हैं।
ठीक है, इसका मतलब बेसिक पकड़ नहीं है। हो जाता है कभी कभी ऐसा, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग एमएससी भी कर लेते हैं, बीएससी एमएससी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, लेकिन बेसिक कमजोर हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा गेम होता क्या है कि जैसे ही कोई बच्चा बीएससी करने के बाद बीएड करता है तो वहां पे धारा बिल्कुल चेंज हो जाती है। बीएड में उसको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है, अन्य विषय पढ़ना पड़ते हैं, तो उसका ग्रिप जो है अपने जूलॉजी बॉटनी पे जो उसके सब्जेक्ट होते हैं वो छूट जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम भूल गए या नंबर कम आए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम आए तो आप क्या कर सकते हैं, छोटी बुक भी देख सकते हैं, कक्षा 8 और कक्षा 9 और 10 की। किस किस की? एससीईआरटी और एनसीईआरटी, ये ऐसी बुकें होती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बुक होती है। आप अगर खोल के देखेंगे तो बहुत बढ़िया करके इन्होंने चित्रों के माध्यम से चीज़ों को समझाया है। ठीक है, ये देखिए सब इन्होंने चित्रों के माध्यम से संयोजी ऊतक क्या होते हैं, जंतु ऊतक क्या होते हैं, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से इन्होंने, पादप कोशिका क्या है, अब देखेंगे तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका हो गया। ठीक है, नील्स बोर, तो इस पूरी किताब में इन्होंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, प्राणियों के प्रकार देख रहे हैं आप, टर्टल, कोबरा, ये सभी एक तरीके से आ रहा है। तो अगर आपके ज़्यादा कम नंबर आए तो कक्षा 9 और 10 की आप क्या कर लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए। इसके बाद आपके पास कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी होनी चाहिए, और बीएससी की 3 साल की आपके पास जूलॉजी और बॉटनी की बुकें होनी चाहिए। किसकी? जूलॉजी और बॉटनी की। एमएससी की आपके पास जूलॉजी की और बॉटनी की अलग अलग बुकें 2 साल की होनी ही चाहिए। मेरे होने का मतलब से ये नहीं है कि बेटा आपको सब पढ़ना है, पढ़ना नहीं है। जो डिमांड होगी मॉडिफाई सिलेबस की, आपको मैं बता दूं ये मॉडिफाई सिलेबस नहीं है, अभी आपको इसको मॉडिफाई सिलेबस भी करना है। जैसे मैंने संस्कृत वाली जो सिलेबस लिख के बताया था मॉडिफाई, उसकी तरह से। तो करना क्या है कि एमएससी आपको जूलॉजी और बॉटनी का क्या करना है, बुक होनी चाहिए। फिर एलटी ग्रेड की कोई भी मार्केट की गाइड हो कि जिसमें ये सारे टॉपिक शॉर्ट रूप में होना चाहिए। ठीक है, ताकि कोई हमें टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हम पकड़ सकें। इसके बाद क्या करना है, जीआईसी प्रवक्ता की आपके पास गाइड होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी। देखो बेटा, जो एलटी ग्रेड का पेपर होता है वो बायो के नाम से होता है और उसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों होता है, जबकि जो जीआईसी प्रवक्ता होता है वो जूलॉजी से भी होता है, बॉटनी से भी होता है। ये अलग अलग विषय हो जाते हैं, तो आपको अलग अलग गाइड चाहिए। इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको कुछ प्रश्न पत्र इकट्ठे करना है, वो भी आयोग के, ये भी बुक की फॉर्म में मिल जाते हैं, जिसमें पहले नंबर पे किसका चाहिए, एलटी ग्रेड का चाहिए, दूसरे नंबर पे जीआईसी प्रवक्ता का, जिसमें जूलॉजी का बॉटनी का अलग अलग लेना है, और यूपी टीजीटी का भी लेना है आपको। क्या? चाहे बायोलॉजी करके ले लीजिए, चाहे इस नाम से ले लीजिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय वाले का जूलॉजी और बॉटनी का चाहिए। घटना चक्र आता है अन्य राज्यों का। अब जैसे इससे क्या होता है कि आपको ये पाचन क्रिया पढ़ना है। अब पाचन क्रिया टॉपिक पढ़ना है, तो इसको पढ़ने से पहले आप क्या करेंगे, पाचन क्रिया के टॉपिक जो है एलटी ग्रेड में देखेंगे कि 10 साल में उसने पाचन क्रिया से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, उसको आप एक पेज पे लिखेंगे। अब फिर आप देखेंगे कि जीआईसी प्रवक्ता के जूलॉजी में उसने पाचन क्रिया से कुल कितने क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके के पूछे हैं, आप एंट्री मारेंगे। यूपी टीजीटी में किस ब्रांड के क्वेश्चन पूछे हैं, किस लेवल पूछे, एंट्री मारेंगे। ऐसी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो है राजकीय डिग्री कॉलेज, इन्हीं का बड़ा भाई एलटी ग्रेड का, तो आप क्या करेंगे, पाचन क्रिया से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे कितने हैं और उसको भी एक पेज पर नोट करेंगे। यानी एग्जामिनर जब वो 10 से 12% टफ क्वेश्चन रखेगा, जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, वो कहीं और से नहीं होंगे, वो यहीं से होंगे। इसके बाद एक घटना चक्र आती है, सभी राज्यों में जितने भी पेपर होते हैं साइंस साइड से संबंधित, जिसमें जंतु विज्ञान जूलॉजी आया होगा, उसमें से भी आप टॉपिक वाइज कहीं पे पाचन क्रिया के पूरे क्वेश्चन खींच लेंगे। तो इतने आपको प्रश्न पत्र क्या करने, इकट्ठे करने। इसके बाद आपको प्रक्रिया यानी प्रोसेस आगे बढ़ाना है। अब सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस की बेसिक रीडिंग मारना है। वो आप 2 जगह से मार सकते हो, या तो आप मार्केट से कोई भी एलटी ग्रेड की गाइड ले आओ, किसकी, आपकी बायोलॉजी की, ठीक है, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दोनों होगा। तो इसमें आप हल्के हल्के, अब आपको पता होना चाहिए कि संघों का प्रतिनिधि क्या होता है, निम्नलिखित का संक्षिप्त ज्ञान, प्रोटोजोआ क्या है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, निम्नलिखित में का प्रारंभिक ज्ञान होना चाहिए, पाचन क्रिया क्या है। तो इससे आप हल्का सा, कुछ तो आपको पता होगा, जो नहीं पता होगा हल्का सा ज्ञान ले लोगे आप। ठीक है, इनकी विशेषता, वर्गीकरण, प्रोटीन्स क्या होते हैं, वसा क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, हार्मोन क्या होते हैं, तो इनके बारे में आप हल्का सा इससे जीआईसी प्रवक्ता के जूलॉजी से आप पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद क्या करोगे, आप इन सारे पेपरों को लगाओगे और लगाने के साथ साथ उसके आगे टॉपिक भी लिखते चलोगे। और जो क्वेश्चन बिगड़े हैं, वो क्वेश्चन नहीं बिगड़ा है, वो टॉपिक बिगड़े हैं, उसको भी आप क्या करोगे, एक पेज में नोट कर लोगे।
तो आपको पता लगेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बिगड़े हैं। उन क्वेश्चन से आप टॉपिक पर चले जाओगे और आपको सटीक पता लगेगा कि कौन से टॉपिक आपके बिगड़े हैं। फिर आपके जैसे अब आपको क्या करना है, टॉपिक के सभी प्रश्न एक पेज पे। अब आप जब इतना काम कर लोगे कि पेपर लगाओगे, बिगड़े क्वेश्चनों को नोट करोगे, उन टॉपिकों को नोट करोगे, और जितने भी टॉपिक हैं, जो भी टॉपिक हैं, जैसे वर्गीकरण का सिद्धांत, जाति उपजाति, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हैं, वो जब इन सारे पेपरों के पहले, और एकदम सबको नहीं छेड़ना है, पहले एलटीगेट का करना है, फिर जीआईसी करना है, फिर यूपी का करना है। इन सबको जब तुम एक पेज पर नोट करोगे तो तुम्हें सटीक पता लगेगा कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे कितने आ रहे हैं, इससे कितने आ रहे हैं, अनुवांशिकता से कितने आ रहे हैं, लाइकेन से कितने आ रहे हैं, जीव से। इससे आपको मॉडिफाई सिलेबस बनाने में हेल्प मिलेगी, और तब आपको पता लगेगा कि मुझको बेवकूफ़ों की तरह पहले टॉपिक से नहीं पढ़ना है, कोई टॉपिक इसमें ऐसा भी है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा मैंने संस्कृत में बताया था कि 18 ऐसे टॉपिक हैं कि जिनसे 106 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, और 18 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे 44 नंबर के आ रहे हैं। तो करना क्या है कि पहले वो तैयार करना है जिससे 106 नंबर के आ रहे हैं। तो इसमें आपको ये चीज पता लग जाएगी इन क्वेश्चनों को एक पेज पर करने से। मेरी बात समझ रहे हो ना? जैसे आपको यह लिखना है, मान के चलिए अनावृत वीजी, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन निकाल लिए एलटी ग्रेड के, फिर जीएससी प्रवक्ता के, तो आपको पता लग गया कि इससे कुल कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, पता तो लग ही जाएगा। फिर जब अपना मॉडिफाई सिलेबस बनाओगे तो उसमें उन टॉपिकों को ऊपर लिखोगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और उन टॉपिकों को नीचे लिखोगे जिससे कम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप ये पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपको क्या होगा, एनालिसिस हो जाएगा। क्या कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, कि इसमें हमें सारे एक साथ चोट नहीं करना है, हमें पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है कि पर्यावरणीय वनस्पति इंपॉर्टेंट है या कवक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आयोग ने क्यों जीवाणु विषाणु उधर पहुंचा दिए, वो तो आयोग की मर्जी है। बाकी कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आपके जूलॉजी के उधर पहुंच गए हैं, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन आप लगातार लगाओगे एलटी ग्रेड के, जीआईसी के, ठीक है, और अन्य चीजों के विषय क्वेश्चन लगाओगे, तो आपको ये पता लगेगा कि जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो या जो क्वेश्चन एग्जाम में रखे हैं, क्या वो इन किताबों में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। अब जैसे मान के चलो आपने क्वेश्चन लगाया पाचन क्रिया का, किसका क्वेश्चन लगाया, पाचन क्रिया का। अब पाचन क्रिया के क्वेश्चन आपके एक पेज पर आ गए कि एलटी ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा, जीआईसी प्रवक्ता में ये पूछा, यूपी टीजीटी में ये पूछा, यूपी पीजीटी में ये पूछा। एक पेज पर आ गए, क्वेश्चन भी आ गए और उसका आंसर भी आपने लिख लिया। अब जैसे ही आप किताब खोलोगे, चाहे तो बीएससी की खोल लो, चाहे एमएससी की देख लो, चाहे इंटर की देख लो, उसमें उन क्वेश्चनों को हाईलाइट करोगे, क्वेश्चन आंसर को, कि जहां से वो क्वेश्चन जिस पाचन, आपने क्या करा, पाचन क्रिया का टॉपिक निकाल लिया, कौन सी किताब में खोल लिया, एससीईआरटी में भी खोल लिया पाचन क्रिया, एनसीईआरटी में भी खोल लिया, बीएससी में भी खोल लिया, एमएससी में भी खोल लिया। अब आप देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है कहां मैचिंग कर रहा है या क्वेश्चन का आंसर कहां मिल रहा है। ये तरीके से आपको सटीक पता लग जाएगी कि एग्जामिनर ने किस किताब का सहारा लिया है पेपर को बनाने के लिए, और ऐसी कौन सी किताब है जिससे सर्वाधिक क्वेश्चन पाचन क्रिया के वहां से हमारे फंस रहे हैं। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, ये भी पता लग जाएगा कि कौन सी किताब है, क्योंकि पाचन क्रिया तो जो है एमएससी में भी है, बीएससी में भी है, इंटर में भी है, और 11वीं में भी है, 10th में भी है, और कई बाजार की किताबों में भी है। तो आपको सटीक पता लगेगा कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कहां से पूछ रहा है। जैसे हम संस्कृत की बात करते हैं तो कपिल देव द्विवेदी जो है कतई रखे हुए क्वेश्चन आते हैं, या बाबूराम सक्सेना की जो व्याकरण की बुक है उससे कतई रखे हुए क्वेश्चन आते हैं। कतई आंख बंद करके देख लो कि जो व्याकरण आएगी बाबूराम सक्सेना से आएगी। वैसे ही आपको ये सटीक पता लगेगा कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं पाचन क्रिया के, श्वसन के, वो कहां से आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है, तो ये कुछ अलग ही मटेरियल से क्वेश्चन आते हैं या चिंतन लेवल से होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ विशिष्ट सामग्री किसी एक्सपर्ट से ढूंढ के या अपने आप सर्चिंग करके कि ये कौन सा टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में नहीं, थोड़ा आउट ऑफ है, तो उसकी भी आपको सामग्री इकट्ठी कर लेना है। इसके बाद इन किताबों में मैंने कहा सब नहीं पढ़ना है, आपको सटीक पता लगेगा कौन कौन से टॉपिक मैच कर रहे हैं। तो चाहो तो उन टॉपिकों के पन्ने फाड़ लो, चाहे तो नोट्स बना लो, चाहे तो प्रिंट करा लो। प्रिंट कराना महंगा पड़ेगा, थोड़ा कर्रा काम है, तो प्रिंट को छोड़ो, आप ये करा लो, नोट्स बना लो या उनको फाड़ लो। और इसके बाद आउट ऑफ सिलेबस को खोजो, जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। इसके बाद एक रजिस्टर बना लो। उस रजिस्टर में मैंने आपको पहले ही बताया था रजिस्टर में क्या करना है, आपको वो टॉपिक सबसे ऊपर लिखना है जो जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनसे कम आ रहे हैं उसको नीचे लिखना है। फिर एक टाइम टेबल बनाना है टॉपिक वाइज, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि नए स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। फिर आपको क्या करना है, अपना एक दैनिक डायरी बनाना है कि आपको ये टॉपिक कितने दिन में तैयार करना है, कितने बजे से कितने बजे तक तैयार करना है।
कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, इस तरीके से। और इसके बाद आपका एक मॉडिफाइड सिलेबस तैयार हो जाएगा। अब वो सिलेबस आपको बताएगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और आपकी स्पीड क्या चल रही है। इसके बाद फाइनल प्रोसेस में क्या होगा, विशिष्ट सामग्री आप ढूंढ लेंगे कि जब आप ये सब करेंगे, पता लगा सिलेबस को देखेंगे, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उन क्वेश्चनों के आंसर को किताब में ढूंढेंगे, वहाँ हाईलाइट करेंगे, इसके बाद अपना मॉडिफाइड सिलेबस बनाएंगे और फिर आप क्या करेंगे कि जो टॉपिक बहुत अच्छे से आ रहे हैं, जैसे मैंने संस्कृत का, आप मेरी वीडियो देखना संस्कृत वाली, तो उसमें मैंने बताया कि कौन से टॉपिक कौन सी किताब 9 नंबर आ रहे हैं, किस किताब से 10 नंबर आ रहे हैं। तो बेवकूफ़ वो लोग हैं कि जिस किताब से 2 नंबर आए उसी को पढ़े जा रहे हैं, समझदार वो लोग हैं जिस किताब से 10 नंबर आ रहे हैं उस किताब को पढ़े जा रहे हैं। तो इसमें इस पूरे प्रोसेस में आपकी रुचि भी लगेगी, आपका मन भी लगेगा और आपको मजा आएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप ये आयोग के क्वेश्चन, बहुत बड़े लोग गलती कर देते हैं, बहुत से लोग कि बाज मार्केट चले गए और मॉक टेस्ट ले आए, कोई भी बाजारू, वो कल को बात नहीं बन रही है। ये आयोग के जब आप टेस्ट लगाएंगे तो एक ऐसी नज़र हो जाएगी आपकी कि किताब में जहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, वो आपको दिखने लगेंगी। तो इससे आपका क्या होगा, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि अरे जो क्वेश्चन एग्जाम में रखे हैं वो इस किताब से बनाया है, पेपर यहाँ से क्वेश्चन आया है, इस टॉपिक से आया है। और 70% तो ये सब प्रोसेस करने में ही आपका तैयार हो जाएगा। हमारे साथ भी यही होता है, हम किसी विषय पर रिसर्च करते हैं, उसका परीक्षा पैटर्न बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस पर क्या होता है, पकड़ आ जाती है। तो आपकी भी ना चाहते हुए क्या है, एक तरीके से विशेष रूप से पकड़ आ जाएगी। किस पे, पुराने साल के पेपरों पे। पुराने साल के पेपर तो हो ही गए, इस सिलेबस पे, और थोड़ा बहुत तो आपको समझना ही पड़ेगा अंदर का। तो इस तरीके से आपकी 70% तैयारी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि क्या पहले पढ़ें, क्या बाद में पढ़ें, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मॉक टेस्ट भी क्लियर हो जाएंगे, जो मॉक टेस्ट आप बाद में लगाते हो पहले क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप टॉपिकों को खत्म करें एक एक करके। भाई आधे से अधिक तो खत्म कर चुके हैं, 70% टॉपिक, इसके ऊपर तैयार करिएगा। हाई लेवल के मॉक टेस्ट लगाइए, चाहे यूजीसी नेट ले आइएगा या पीसीएस ले आइएगा, कोई भी ले आइएगा। और जो पुराने साल के क्वेश्चनों पेपर में आपके क्वेश्चन बिगड़े थे उनको तैयार करिएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा, भर्ती आएगी, आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका तरीका है समझने के लिए। अब जैसे कह रहे हैं वर्गीकरण का सिद्धांत, ठीक है, तो समझो वर्गीकरण क्या होता है, डिवाइड कर देना, जाति में, उपजाति में, द्विपद नाम, ठीक है, 2 पद नाम होते हैं हर चीज के। जैसे होमोसेपियंस, मानव का नाम होमोसेपियंस। अब वो क्या कर रहे हैं, संघों का वर्गीकरण तथा विशिष्ट लक्षण। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जूलॉजी और बॉटनी, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ सकते हैं, बहुत जुड़ के पढ़ सकते हैं, जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। अब इसके बाद इस सबको परिस्थिति क्या है, निम्नलिखित का प्रारंभिक ज्ञान क्या है, ठीक है। तो आप चाहें तो एलटी ग्रेड की किसी भी गाइड से इसका एक बेसिक नॉलेज कर सकते हैं, वरना गूगल खोल के बैठ जाइए, गूगल से भी आप कर सकते हैं, या कोई भी हाई इंटर लेवल किताब है वहाँ से भी आप कर सकते हैं। विषाणु, जीवाणु, कवक, शैवाल, लाइकेन, बायोफ्राइटस, ठीक है, टेरी। अब जैसे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने देखा टेरिडोफाइटस है, पढ़ना शुरू कर दिया, जे नहीं पता कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई जो टेरिडोफाइटस है, इसके जितने ये क्वेश्चन पेपर हैं, इनसे क्वेश्चनों की लिस्टिंग बना लो कि आखिरकार एग्जाम में आज तक कुल कितने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब मटेरियल तुम्हारे पास है, झांक के देख लो किस किताब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंस रहे हैं, समझ लो वहीं से पेपर बन रहा है, उसे तैयार कर लो। और अंत में क्या कर लो, हाई लेवल का मॉक टेस्ट लगा लो, अनुवांशिकी, कोशिका, ठीक है, भ्रमण की, पादप विज्ञान। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जूलॉजी और बॉटनी की तैयारी करना है। और ये चीज़ आपको और समझना है कि मॉडिफाई सिलेबस कैसे बनाएं। तो इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं, एक वो वाली की न्यू स्टूडेंट एलटीगेट की तैयारी कैसे करें, तो उसमें रजिस्टर मेंटेन करना और मॉडिफाई सिलेबस आपको समझा दिया जाएगा। बाकी सब वीडियो बनाइए, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।